हान ली के अंदाजे के बिल्कुल उलट नजारा सामने आया। वो जो नीला विशाल जाल था उसने जबरदस्त रोशनी बिखेरी और उस बड़े तलवार की वार को मजबूती से रोक लिया। जाल की पारदर्शी और चमकती हुई लकीरें इतनी मजबूत लग रही थीं कि मानो लोहे से भी ज्यादा कठोर हों। हान ली की बनाई हुई विशाल तलवार ने कई बार उस जाल पर वार किया, मगर वो हिला तक नहीं। उल्टा, बूढ़े स्पेल वॉरियर ने अपने कंट्रोल से उस जाल को तलवार के चारों ओर लपेट दिया। कुछ ही पलों में तलवार कई परतों में बंध गई। भले ही वो थोड़ा ढीला बंधा था, लेकिन फिर भी जल्दी निकल पाना नामुमकिन था। हान ली ने भौहें सिकोड़ लीं। अभी वो सोच ही रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी वो बूढ़ा स्पेल वॉरियर पहले कदम बढ़ा गया। ठंडे चेहरे के साथ उसने अपने दोनों हाथों को एक अजीब गोलाकार मुद्रा में जोड़ लिया। उसी पल उसके हाथों से कई रंगों की चमकदार स्पेल सील्स निकलकर ऊपर हवा में तैर रहे नीले गोले की तरफ जाने लगीं। नीला प्रकाश गोला सिमटने लगा और फिर अचानक फट गया। अगले ही पल उस बूढ़े के आसपास हथेली जितने चौड़े बर्फीले क्रिस्टल्स हवा में तैरने लगे। नीली चमक से झिलमिलाते हुए ये क्रिस्टल्स लगभग 30 मीटर के इलाके में फैल गए। फिर बूढ़े ने हान ली की तरफ घूरते हुए जोर से कहा, जाओ। बस इतना कहते ही वो बर्फीले क्रिस्टल्स भयानक आवाज करते हुए आसमान में तीरों की बारिश की तरह हान ली की तरफ टूट पड़े। हान ली थोड़ी हैरानी से बोला, ये स्पिरिट टेक्निक है? लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। उसने तुरंत फ्लावर बास्केट को सक्रिय किया और अपनी कमर पर लटके स्पिरिट बीस्ट पाउच पर एक थपकी मारी। उसी पल काले सुनहरे रंग के गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स का बादल उसके चारों ओर निकल आया और हान ली को चारों तरफ से घेर लिया। इस बार वो बीटल्स किसी चीज में बदलने के बजाय हान ली के चारों ओर घूमने लगे और एक अभेद्य दीवार बना दी जिसने हान ली को पूरी तरह छिपा दिया। फ्लावर बास्केट हवा में घूमती हुई एक सफेद धुंध में बदल गई और सीधा उन बर्फीले क्रिस्टल्स की बारिश में जा घुसी। उसने एक झटके में ज्यादातर क्रिस्टल्स को अपने अंदर खींच लिया, लेकिन बाकी बचे हुए क्रिस्टल्स जैसे किसी सोच के साथ काम कर रहे हों, फ्लावर बास्केट को घेर कर फिर से हानली की तरफ बढ़ने लगे। लगातार वो क्रिस्टल्स बीटल बैरियर से टकराकर अंदर घुस गए और कुछ पल बाद बैरियर फिर से अपनी जगह लौट आया, मगर उसके पीछे से कोई आवाज नहीं आई, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। ये देखकर बूढ़ा स्पेल वॉरियर जोर से चिल्ला उठा। उसकी आइस क्रिस्टल टेक्निक असल में कल्टीवेटर्स की एलिमेंटल डाउइस टेक्निक, आइस रेन टेक्निक जैसी थी, मगर उससे कहीं ज्यादा घातक। फर्क ये था कि उसके बर्फ के ब्लेड किसी साधारण तत्व से नहीं, बल्कि उसकी अपनी शरीर से निकली हुई गहरी आइस छी से बने थे। वो न केवल बेहद तेज थे, बल्कि बेहद ठंडे भी। जो कल्टीवेटर इसके असली असर को नहीं जानते, वो इसके टूटे हुए टुकड़ों से निकलने वाली आइसी छी से भी बच नहीं सकते थे। मगर इस बार उसके सारे बर्फीले क्रिस्टल्स ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं, और उनका कोई निशान तक नहीं बचा। थोड़ा रुककर उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से बीटल बैरियर के अंदर झांकने की कोशिश की, मगर तभी ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। अचानक उसके कानों में गूंज हुई और उसका दिमाग चकरा गया। वो लगभग आसमान से गिर ही पड़ा। हड़बड़ाहट में उसने जल्दी जल्दी अपने हाथों से शरीर पर कई बार थपकियां मारी, जिससे सफेद रोशनी की एक परत उसके चारों ओर फैल गई। तब जाकर वो थोड़ा संभला और ऊपर देखा। पता चला कि विशाल सिल्वर बेल उसके सिर के ऊपर उड़ रही थी। अभी कुछ पल पहले उसी ने उस पर सीधा हमला किया था। इस बार भी वो घंटी चमकीली सिल्वर लाइट से दमक रही थी और उसने एक और साउंड अटैक छोड़ा। लेकिन इस बार हमला बूढ़े पर नहीं, बल्कि उस नीले जाल पर था जो हन ली की तलवार को फंसाए हुए था। बुरा हुआ, बूढ़ा स्पेल वॉरियर बड़बड़ाया और तुरंत जादुई तकनीक चलाने लगा ताकि हमला रोक सके, मगर अब देर हो चुकी थी। सिल्वर साउंड वेव्स ने नीले जाल को सीधा काट दिया। जाल टुकड़ों में बिखर गया और हनली की तलवार फिर से आजाद हो गई। वो बिना रुके सीधे बूढ़े की तरफ झपटी, लेकिन तलवार के टकराने से पहले ही बूढ़े के चारों ओर भारी दबाव फैल गया। भले ही वो पहले से ही लाइट बैरियर से घिरा था, लेकिन वो इतनी विशाल तलवार का वार झेलने की हिम्मत नहीं कर सका। चेहरा सफेद पड़ गया और उसने जल्दी से एक और नीली बैरियर बना ली जो 100 मीटर तक फैली हुई थी। फिर उसने हवा में तैर रहे नीले गोले को बुलाया। वो जादुई खजाना ऊपर उड़ गया और बूढ़े ने उस पर अपनी शुद्ध ची की फुहार छोड़ी। एक और सुरक्षा परत उसके चारों ओर बन गई। उसने फिर हान ली की तरफ देखा और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। अब हान ली का बीटल बैरियर बिखर चुका था और बीटल्स का बादल उसके ऊपर तैर रहा था। हान ली ने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली पर कुछ छोटी नीली बर्फीली फूल खिल उठीं। वो उन्हें ठंडी निगाहों से देख रहा था। जब उनकी नजरें मिलीं, हान ली की ठंडी नजर देखकर बूढ़े का दिल कांप गया। लेकिन कुछ पलों बाद उसकी नजर उन बर्फीले फूलों पर टिक गई और उसके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों झलकने लगे। सूरज की रोशनी में वो बर्फीले फूल बेहद खूबसूरत चमक रहे थे,
मगर बूढ़ा स्पेल वॉरियर उस सुंदरता की नहीं, उनके अंदर से निकलती भयानक ठंड की स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर रहा था। सालों से आइस एट्रीब्यूट स्पिरिट टेक्निक्स का अभ्यास करने वाला वो बूढ़ा शख्स उस शक्ति को महसूस करते ही डर गया। उसने होंठ भींचे और खींच कर बोला, क्या तुमने इन्हीं चीजों से मेरी स्पिरिट टेक्निक को तोड़ा है? बताओ, ये कौन सा खजाना है तुम्हारा? हान ली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खजाने की बात बाद में करते हैं। अगर तुम अपनी स्पिरिट टेक्निक के बारे में बताओ तो शायद मैं भी कुछ बता दूं। बूढ़ा भड़क कर बोला, क्या एक कल्टीवेटर होकर तुम स्पेल वॉरियर की स्पिरिट टेक्निक्स में दिलचस्पी रखते हो? ये तो अजीब बात है। उसकी हैरानी धीरे धीरे फिर उसी उदास डरावने भाव में बदल गई, लेकिन उसकी नज़रों में जो हल्का सा डर झलक रहा था हान ली ने साफ देख लिया, और वो हल्के से मुस्कुरा दिया। बूढ़े ने हान ली के चेहरे पर वो मुस्कान देखी तो गुस्से से भर गया। उसने अपनी स्टोरेज पाउच पर थपकी मारी और काले प्रकाश की चमक के साथ एक चीज निकाली, एक छोटी काली पहाड़ी जैसी आकृति। हन ली ने ध्यान से देखा, पर उससे पहले ही बूढ़े ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने उस छोटी पहाड़ी को हवा में उछाला। वो तुरंत काली रोशनी में नहाकर फैलने लगी, और कुछ ही पल में वो 100 मीटर चौड़ी हो गई और उसका फैलना जारी था। हन ली की सांस रुक गई। उसने तुरंत अपनी विशाल तलवार की तरफ इशारा किया। तलवार से तेज रिंगिंग आवाज आई और वो बिजली की गति से जाकर पहाड़ की चोटी पर जा गिरी। जोरदार धमाका हुआ। नीली और काली रोशनी आपस में टकराईं और पत्थरों के टुकड़े हवा में बिखर गए। हन ली ने आंखें सिकोड़ते हुए नजारा देखा। उसकी तलवार ने पहाड़ के ऊपर 30 मीटर गहरा गड्ढा बना दिया था, मगर पहाड़ अभी भी टूटा नहीं था। और फिर उसने देखा, वो गड्ढा धीरे धीरे बंद हो रहा था। इससे पहले कि हान ली दूसरा वार करता, पहाड़ ने लगभग सारा नुकसान ठीक कर लिया। अब वो पहाड़ 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई असली पहाड़ उसके सामने खड़ा हो। हान ली जितना भी शांत और ठंडा दिमागर वाला था, उसके चेहरे पर अब सख्ती और चिंता साफ दिख रही थी। उसे पता था, अगर ये पहाड़ उस पर गिरा तो कोई भी बीटल आर्मर या बैरियर उसे नहीं बचा पाएगा। हान ली की विशाल तलवार ने उस पहाड़ पर कई बार वार किए, मगर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ा स्पेल वॉरियर ठंडी हंसी हंसा और उंगली से पहाड़ की ओर इशारा किया। तेज हवा चली और पल भर में वो पहाड़ हान ली के ऊपर जाकर गिरने लगा। हान ली घबरा गया। सोचने का भी वक्त नहीं था। उसकी पीठ से गरजते हुए बादलों की आवाज आई, और सिल्वर लाइट की चमक के साथ वो वहीं से गायब हो गया। पल भर में वो 100 मीटर दूर दिखाई दिया। उसकी पीठ पर सिल्वर वाइट पंख निकल आए थे। ये बूढ़े के मुंह से आवाज निकली। हन ली के इस तरह अचानक गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होने पर उसका चेहरा उतर गया। वो हान ली को घूरने लगा। चेहरे पर सख्ती और आंखों में हैरानी थी। अब उसे समझ आ गया था कि हान ली इंस्टेंट मूवमेंट करने की क्षमता रखता है, और अब उसे रोक पाना नामुमकिन था। उसका चेहरा और फीका पड़ गया, क्योंकि उसे पता था उस काले पहाड़ को चलाने में बहुत ऊर्जा लगती है, और वो उसे कुछ ही बार इस्तेमाल कर सकता है। हर बार करने पर उसकी मैजिक पावर बुरी तरह खत्म हो जाती है। अब उसे समझ आ गया, हान ली को पकड़ने की उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। अंदर अब भी डर की हल्की लहर दौड़ रही थी। बूढ़ा शख्स पीछे हटने का सोच ही रहा था कि हान ली ने काले पहाड़ की तरफ हल्की हैरानी से देखा। इतना अजीब और जबरदस्त खजाना इस बूढ़े शख्स की बनाई हुई चीज नहीं लग रही थी। हान ली को पूरा यकीन था कि ये कोई प्राचीन युग का खजाना होगा, जो शायद हजारों सालों से बचा हुआ है। और इस खजाने की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि लेट नसेंट सोल कल्टीवेटर भी इसके वार को झेल नहीं सकता था। अगर इसका वार सही से लग जाए तो कोई भी लड़ाई एक ही झटके में खत्म हो सकती थी। हान ली जानता था कि अगर ये चीज उसके हाथ लग जाए तो उसकी अटैक पावर की कमी पूरी हो जाएगी। ऊपर से उसे उस बूढ़े के विंड राइडिंग चैरियट में भी काफी दिलचस्पी थी। यही सोचकर हान ली की निगाह उस बूढ़े शख्स की तरफ मुड़ी, और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक ठंडा और खतरनाक भाव उतर आया। उसकी आंखों में हल्की सी किलिंग इंटेंट की झलक साफ दिख रही थी। हालांकि हान ली का उस बूढ़े से ज्यादा मुकाबला नहीं हुआ था, लेकिन अब तक उसने उसके ज्यादातर टेक्निक्स समझ लिए थे। हान ली के लिए ये बूढ़े की बदकिस्मती थी कि वो आइस एट्रीब्यूट टेक्निक्स में माहिर था, क्योंकि हान ली के पास सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स थीं और उनके सामने वो टेक्निक्स किसी काम की नहीं थीं। चाहे जितनी आइस क्रिस्टल्स ने हान ली पर हमला किया हो, हान ली ने उन्हें आसानी से सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स से पिघला दिया। वो टेलीपोर्ट होने वाला काला पहाड़ शायद बूढ़े का सबसे ताकतवर ट्रेजर था, लेकिन हान ली के थंडरस्टॉर्म विंग्स के सामने वो भी बेकार था, क्योंकि हान ली पलक झपकते ही गायब हो सकता था। अब हान ली को साफ लग रहा था कि वो बूढ़े को मार सकता है। एक बार मन में तय करते ही हान ली ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसके हाथ में पकड़े आइस फ्लावर्स कांपने लगे और उनमें से नीली रोशनी निकलने लगी।
कुछ ही पलों में वो फूल एक अंडे जितनी बड़ी नीली लौ में बदल गए। वो लौ उसकी हथेली के ऊपर मंडराने लगी और उससे एक अजीब सी ऑरा निकल रही थी। इसी के साथ हान ली ने अपने दूसरे हाथ से अपनी बड़ी तलवार और उस सिल्वर बेल की ओर इशारा किया। अगले ही पल उसने अपने पंख फड़फड़ाए और गड़गड़ाती बिजली के साथ गायब हो गया। फिर वो 300 मीटर दूर बूढ़े के सामने नीली लपटों के साथ दोबारा प्रकट हुआ। बड़ी तलवार और सिल्वर बेल दोनों ने चमकदार रोशनी बिखेरी और बूढ़े की तरफ सीधी उड़ चली। उड़ते हुए वो तलवार सैकड़ों फीट लंबी सोड लाइट्स में बदल गईं, जो आसमान में फैलकर बूढ़े को चारों तरफ से घेरने लगीं। नीली रोशनी लगातार झिलमिलाती रही और वो सोड लाइट्स बूढ़े की लाइट बैरियर पर तेजी से हमला करने लगीं। उसी बीच सिल्वर बेल ने कई बार साउंड वेव्स छोड़ी, जिनसे उसकी लाइट बैरियर जोर से हिल गई। इन हमलों से बूढ़ा बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने दिमाग शांत रखा। उसने अपने ऊपर लटके नीले मोती में बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर डालकर अपनी बैरियर को और मजबूत कर लिया। फिर उसने तेजी से हाथों में मंत्र मुद्रा बनाई। नीली रोशनी उसके शरीर से निकलकर हवा में घूमी और 1 मीटर लंबी आइस शील्ड्स में बदल गई, जो उसके चारों ओर घूमने लगीं। इन आइस शील्ड से उसे थोड़ी राहत मिली। उसने दूर उड़ रहे काले पहाड़ की तरफ इशारा किया और वो पहाड़ काले उजाले की एक लकीर बनकर उसकी ओर लौटने लगा। साथ ही वो बार बार चारों ओर देखने लगा, मानो उसे डर हो कि हान ली अचानक उस पर हमला न कर दे। नेसेंट सोल स्तर का स्पेल वॉरियर होने के नाते उसके पास युद्ध का काफी अनुभव था। फिर अचानक गड़गड़ाहट की आवाज हुई और हान ली बिजली की चमक के साथ बूढ़े से 40 मीटर की दूरी पर प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ से नीली चमक छोड़ते हुए सैकड़ों बारीक धागे जैसी रोशनियां छोड़ी। ये थीं नाइट एजर नीडल्स नाम की ट्रेजर टैलिस्मैन। इतनी कम दूरी पर बूढ़ा संभल ही नहीं पाया। वो सारी नीली रेखाएं उसकी बैरियर को चीरती हुई सीधा आइस शील्ड्स पर जा लगीं। हवा में बर्फ टूटने की आवाज गूंजी। वो नीले धागे आइस शील्ड से टकराते ही जमकर बर्फ में बदल गए और नीचे गिरने लगे। ये देखकर बूढ़े का डर खुशी में बदल गया। वो हंस पड़ा और अपने मुंह से नीली रोशनी की एक किरण हान ली की तरफ छोड़ी, लेकिन हान ली तुरंत गायब हो गया बिजली की एक चमक के साथ। इतने में वो काला पहाड़ बूढ़े के ऊपर पहुंच गया। वो दृश्य बहुत ही डराने वाला था। बूढ़े ने बिना देर किए मंत्र किया और पहाड़ ने तेजी से कांपते हुए अपने नीचे से काली रोशनी की बाढ़ छोड़ दी। उस रोशनी ने बूढ़े को केंद्र बनाते हुए हान ली की तलवारों और सिल्वर बेल को अपनी चपेट में ले लिया। अब वो दोनों ट्रेजर्स रोशनी के अंदर झूमते हुए छूटने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी ताकत काफी घट चुकी थी। बूढ़े की लाइट बैरियर फिर से स्थिर हो गई थी। ये देखकर बूढ़ा काफी राहत महसूस करने लगा। फिर उसने अपने हाथ को पलटा और विंड राइडिंग चैरियट उसके हाथ में सफेद रोशनी के साथ आ गया। उसने उसे हवा में फेंका और वो तुरंत अपनी असली बड़ी साइज में फैल गया। कुछ ही पल में वो दोबारा चालू हो गया और हवा में उड़ने लगा। लेकिन अंदर से बूढ़े को पता था कि हनली की हथेली में नीली लौ बनने के बाद से ही हालात बदल गए थे। ऊपर से हनली के थंडरस्टॉर्म विंग्स देखकर उसे साफ एहसास हो गया था कि अब ये लड़ाई उसके लिए बुरी तरह खत्म हो सकती है। इसलिए उसने अब लड़ने की जगह भाग जाने का फैसला किया। जैसे ही विंड राइडिंग चैरियट तैयार हुआ, बूढ़ा एक चमकदार लकीर में बदल गया। पलक झपकते ही वो उड़ती तलवारों के बीच से निकलकर विंड राइडिंग चैरियट के अंदर पहुंच गया। जब रोशनी शांत हुई तो बूढ़ा अब उस चैरियट के अंदर था। उसने राहत की सांस ली और अपने पर्ल और काले पहाड़ को वापस बुलाने ही वाला था कि अचानक उसके पास बिजली चमकी। हन ली उसके बिल्कुल सामने प्रकट हो गया। आह! बूढ़ा चीखा और हाथ उठाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हान ली का हाथ पहले ही बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ चुका था और उस हाथ को पूरी तरह सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स ने ढक रखा था। बूढ़े का दिल बैठ गया, लेकिन उसके चारों तरफ घूमती हुई आइस शील्ड्स अपने आप सामने आ गईं। सफ़ेद रोशनी की चमक के साथ वो हन ली और बूढ़े के बीच आ खड़ी हुईं। बूढ़े के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। उसने सोचा, हानली ने मेरी क्रिस्टल आइस शील्ड्स पर सीधे हमला किया, ये तो खुद मौत बुला रहा है। कुछ ही सेकंड में इसका हाथ जमकर पत्थर बन जाएगा। लेकिन तभी एक पेंग जैसी भारी आवाज हुई और सफेद नीली रोशनी हर तरफ फैल गई। बूढ़े का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। हनली का जला हुआ हाथ अब उसकी छाती पर था और वो उसे बेहद नरम लग रही थी। उससे पहले कि बूढ़ा चीख पाता, हान ली की अजीब नीली लौ तेजी से फैल गई और पल भर में पूरे बूढ़े को निगल गई। कुछ ही सेकंड में उसका ज्यादातर शरीर बर्फ की मूर्ति बन गया। बूढ़े ने घबराकर अपनी कोर यांग फ्लेम्स को बुलाया। वो आग जिसे उसने सैकड़ों सालों में साधा था, वो उसके गले के चारों ओर घूमने लगी और तेज सफेद रोशनी छोड़ी, जिससे बर्फ उसके सिर तक नहीं पहुंच पाई।
कुछ पल तक वो नीली आग और सफेद ज्वाला आपस में भिड़ती रहीं। हन ली ने ये देखा तो ठंडा मुस्कुराया। उसने अपना दूसरा हाथ हिलाया और नीली तलवार जैसी सोड छी हवा में बनी, जो तेजी से बूढ़े के सिर पर जा गिरी। पल भर में सफेद रोशनी कांपी और फिर नीली बर्फ ने उसके सिर को पूरी तरह ढक लिया। अब बूढ़े के आधे कटे हुए चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गुस्सा झलक रहा था। उसके सिर के ऊपर से एक साफ आवाज आई, और एक छोटा नेसेंट सोल, जिसका चेहरा ठीक वैसा ही था जैसे बूढ़े का, प्रकट हुआ। हन ली का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने बिना रुके उस नेसेंट सोल पर बिजली की एक मोटी किरण छोड़ दी, लेकिन नेसेंट सोल तुरंत नीली चमक के साथ गायब हो गया और बिजली खाली जगह पर गिरी। हान ली ने चारों ओर देखा तो वो नेसेंट सोल पहले ही 300 मीटर दूर था। उसने दोबारा बिजली की चमक के साथ गायब होकर और भी दूर पहुंच गया। उसी पल नीला पर्ल कुछ देर कांपा और फिर वो भी गायब हो गया। अब वो नेसेंट सोल के हाथ में था। उसने हान ली की तरफ गुस्से और नफरत से देखा और फिर धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गया। कुछ ही देर में वो रोशनी की एक लकीर बनकर दूर आसमान की तरफ उड़ गया। अब वो टेलीपोर्ट नहीं कर रहा था, बस तेजी से उड़ रहा था, हाथ में नीला पर्ल लिए हुए। कुछ सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गया। हान ली ने ठंडी निगाह से उस उड़ते नासेंट सोल की तरफ देखा, फिर बिना हिले उसके मृत शरीर को पकड़ लिया। हालांकि थंडरस्टॉर्म विंग्स से वो भी टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन हर बार टेलीपोर्ट के बीच थोड़ी देरी होती थी, इसीलिए वो इतनी तेजी से उस नेसेंट सोल का पीछा नहीं कर सकता था। अब जबकि वो उसके पहले वार से बच गया था, हान ली ने उसे जाने दिया, क्योंकि फिलहाल उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब जब वो नेसेंट सोल पूरी तरह गायब हो गया, हान ली ने बिना भाव के हाथ हिलाया और बूढ़े का जमी हुई लाश बिखरकर नीली धूल में बदल गई, जो हवा में चमकने लगी। नाइट एजर नीडल्स। ये ट्रेजर टेलिस्मैन हान ली को हेवन वॉइड हॉल में लेमन चिंगयी ने दी थी, जो उसने पहली बार वेन थियनरेन के साथ लड़ाई में इस्तेमाल की थी, आर्च सेंट सिक्स पाथ्स के शिष्य के खिलाफ। हालांकि हान ली ने उस विरोधी के नेसेंट सोल को खत्म नहीं किया था, लेकिन उस बूढ़े शख्स का शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया था। अब उसे अपनी जीवन शक्ति वापस पाने में दशकों लगेंगे, और किसी नए शरीर को हासिल करने की बात तो बहुत दूर थी। अगर वो मजबूरी में किसी गलत शरीर को भी पकड़ता, तो उसकी कल्टीवेशन काफ़ी घट जाती। जहाँ तक उन दो एंशियंट ट्रेजर्स और एक स्टोरेज पाउच की बात है जो पीछे छूट गए थे, वो हान ली के लिए बहुत बड़ा मुनाफा था। भले ही उसे मास्टर कांकुन की केव रेजिडेंस न मिली हो, लेकिन मुलान प्लेन्स की ये खतरनाक यात्रा फिर भी फायदेमंद साबित हुई थी। ये सोचते हुए हान ली की नज़र उस हल्के चांदी के रंग के स्टोरेज पाउच पर पड़ी जो शरीर के पास पड़ा था। हान ली ने शांत भाव से हाथ बढ़ाया और स्टोरेज पाउच को अपनी ओर बुला लिया। फिर उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस उसमें डाली और ध्यान से जांच की, लेकिन तुरंत ही निराशा छा गई। उसके अंदर सिर्फ दर्जन भर मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे, कुछ आम टूल रिफाइनमेंट के मटेरियल्स और कुछ दवाइयों की बोतलें। जब हान ली ने उन बोतलों को खोला तो देखा कि सारी मेडिसिन पिल्स बहुत साधारण क्वालिटी की थीं। लगता था कि मोलन प्लेन्स में कल्टीवेशन के संसाधनों की बहुत कमी थी। यहाँ तक कि एक ग्रैंड नेसेंट सोल स्पेल वॉरियर के पास भी अच्छे आइटम्स नहीं थे। जहाँ तक जेड स्लिप्स का सवाल था, स्टोरेज पाउच में एक भी नहीं थी। हन ली को ये बात समझ नहीं आई और उसने गहरी सांस ली। मन में निराशा भर गई। वो असल में कुछ स्पिरिट टेक्निक्स हासिल करना चाहता था, ताकि उसे कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे उसकी ताकत थोड़े समय में बहुत बढ़ सके, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। स्टोरेज पाउच को रखकर हन ली ने सिर उठाया और सामने खड़े विशाल काले पर्वत की तरफ देखा। उस पर उसकी निगाहों में चमक थी। भले ही उस ट्रेजर का मालिक यानी वो स्पेल वॉरियर अब नेसेंट सोल के रूप में भाग चुका था, लेकिन वो काला पर्वत अब भी वहीं था, अपनी मूल बड़ी आकृति में, जिसकी सतह से हल्की काली रोशनी झिलमिला रही थी। हन ली ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर उस पर्वत की ओर हाथ हिलाया। जैसे ही उसने उसे बुलाया, वो एंशियंट ट्रेजर चमक उठा, सिकुड़ने लगा और एक किरण बनकर हान ली की ओर उड़ आया। उसके हाथ में पहुंचते ही वो फिर से एक छोटा सा पर्वत बन गया। हान ली ने उत्सुकता से उस छोटे पर्वत को हाथ में उठाकर तोला। वो ज्यादा भारी नहीं था। उसने उसे कई बार गौर से देखा तो नीचे 3 हल्के सुनहरे अक्षर खुदे दिखाई दिए, 1000 लेयर माउंटेन। हान ली के मुंह से नाम अपने आप निकल गया। उसकी आंखों में संतुष्टि की झलक दिखी। माउंटेन को रखकर हान ली ने विंड राइडिंग चैरियट की तरफ देखा और उसे भी समेट लिया। फिर उसने उस दिशा में देखा जहां वो बूढ़े शख्स का नेसेंट सोल भागा था। कुछ देर सोचा और फिर किसी और दिशा में उड़ चला। कुछ ही देर में वहां हान ली का कोई निशान नहीं बचा।
कुछ पहाड़ियों के बीच फैले एक इलाके में कोई नहीं था, बस आदमी जितने ऊंचे घास के खेतों की कतारें थीं। लेकिन थोड़ी ही देर में क्षितिज की तरफ से हल्की नीली रोशनी चमकी। कुछ क्षण बाद वही नीली रोशनी आसमान से नीचे आती दिखी और उस पहाड़ी के ऊपर घूमती हुई गायब हो गई। हान ली वहां प्रकट हो चुका था। हान ली ने नीचे नजर डाली और हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। फिर उसने अपनी आस्तीन झटकी और कुछ नीली किरणें आसमान से निकलकर उस पहाड़ी पर गिरीं, जैसे कोई तारा टूट रहा हो। उन किरणों के गिरते ही जमीन से लगभग 100 मीटर ऊपर एक बहुत हल्की सफेद रोशनी की परत दिखाई दी। उस रोशनी के नीचे 4 लोग खड़े थे। सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो थे मार्किस नानलोंग, सफेद बालों वाला बुजुर्ग, वो बूढ़ी औरत और एक सांवला आदमी। मार्किस नानलोंग ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हंसकर बोला, हन ली का सुरक्षित वापस आना वाकई भाग्य की बात है। उसने हाथ हिलाया और वो लाइट बैरियर गायब हो गई। हन ली मुस्कुराकर बोला, ओह, बाकी लोग अब तक नहीं पहुंचे। वो नीचे उतरकर उनके सामने आ गया। वो सांवला आदमी सिर हिलाकर बोला, हमें डर है कि बाकी फ्री कल्टीवेटर्स को भागने में मुश्किल हुई होगी। जब हम अलग अलग दिशाओं में भागे थे तब फेलो डाओइस्ट लॉन्ग और फेलो डाओइस्ट वांग को स्पेल वॉरियर्स ने पीछा किया था। उनसे छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। मार्किस ननलोंग ने जोश से कहा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो विंड राइडिंग चैरियट तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसकी रफ्तार तो लाजवाब है और फिर भी तुमने आसानी से उसे चकमा दे दिया। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। हन ली के होंठ हल्के से हिले। उसे मार्किस की बातों में थोड़ा संशय महसूस हुआ। हान ली ने शांत स्वर में कहा, कुछ खास नहीं था, बस मेरी मूवमेंट टेक्निक्स पर थोड़ा भरोसा है। जब मार्की नानलोंग ने देखा कि हान ली ज्यादा विस्तार से बताने के मूड में नहीं है तो उसने समझदारी से विषय बदल दिया और बात शुरू की, आने वाले समय में 9 नेशन यूनियन और मूलान के बीच होने वाले युद्ध के बारे में। वो युद्ध पूरे महाद्वीप को हिला देने वाला होगा। सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग के अलावा बाकी सभी, बूढ़ी औरत और सांवला आदमी, दिलचस्पी से बातचीत में शामिल हो गए। मार्की नानलोंग ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मुझे याद है पिछला युद्ध स्पेल वॉरियर्स के साथ 10 साल तक चला था। कौन जाने इस बार कितने साल चले। लेकिन हेवनली साउथ की डेविल डाओ, राइचस डाओ और यहाँ तक कि ब्रदर हान की हेवनली डाओ अलायंस, सबको सैनिक भेजने होंगे। और ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की जो स्थिति है, उन्हें भी एक नेसेंट सोल एल्डर भेजना पड़ेगा। शायद इस बार हान ली को मूलन प्लेन्स में दोबारा आने का मौका मिले। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और नरम आवाज में कहा, तीनों सुपर पावर्स के अलावा कुछ फ्री कल्टीवेटर्स भी स्वेच्छा से मूलान स्पेल वॉरियर्स को रोकने में मदद कर रहे हैं। उनमें कई ताकतवर एक्सपर्ट हैं। मुलान को रोकना आसान नहीं है। सांवला आदमी माथा सिकोड़कर बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मुलान ने हमला करने का फैसला क्यों किया, जबकि वो जानते हैं कि हेवनली साउथ की सारी ताकतें एकजुट हैं। पिछले युद्ध में तो उन्हें हार मिली थी, फिर अब क्यों? तब उन्होंने अचानक रीइंफोर्समेंट्स मिलने पर हमला बढ़ा दिया था। क्या इस बार उनके ज्यादातर ट्राइब्स युद्ध में उतरने वाले हैं? मार्किस नानलोंग बोला, संभव है, लेकिन बातचीत चलती रही और वक्त कब बीत गया किसी को पता नहीं चला। अचानक मार्किस नानलोंग अपनी बात के बीच में रुक गया और आसमान की तरफ देखने लगा। बाकी सब भी उसकी नज़र का पीछा करने लगे और उनके चेहरे गंभीर हो गए। हो सकता था कि कोई स्पेल वॉरियर आ रहा हो, आखिर वो मूलान प्लेन्स में ही तो थे। फिर उन्होंने देखा, क्षितिज से एक काली रोशनी और 2 लाल गोल लाइट्स उनकी ओर उड़ती आ रही थीं। मार्किस नानलोंग ने ध्यान से देखा और फिर शांत हो गया। वो मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, ये फेलो डाओइस्ट वांग और उसके 2 शिष्य हैं। बाकियों के चेहरों पर भी राहत आ गई। थोड़ी देर में वो तीनों रोशनी उनके पास पहुंची। मार्किस नानलोंग ने तुरंत रिस्ट्रिक्शन हटा दी ताकि वांग तियांगू और उसके साथी पास उतर सकें। वांग तियांगू ने हान ली को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे, फेलो डाओइस्ट हन तो हमसे पहले पहुंच गए। ये तो चौंकाने वाली बात है। शायद जब उसने विंड राइडिंग चैरियट को हान ली के पीछे देखा था तब उसे लगा होगा कि हान ली अब नहीं बच पाएगा। हान ली ने उसकी ओर देखा और उसके साथ खड़े वांग चान और यान रुयान की तरफ निगाह डाली। फिर शांत स्वर में बोला, बस किस्मत थी। लेकिन फेलो डाओइस्ट वांग ने 2 जूनियर्स की देखभाल करते हुए बिना चोट के भाग निकला। ये काबिले तारीफ है। उसके लहजे में कुछ छिपा हुआ अर्थ था। वांग तियांगू हल्की हंसी में बोला, हाँ हाँ, वो स्पेल वॉरियर बहुत तेज नहीं था। मेरे दोनों जूनियर्स और मैंने मिलकर हमारी सेक्ट की मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल की, जिससे हम आसानी से निकल आए। ये विंड राइडिंग चैरियट से बच निकलने जैसा तो नहीं था। हान ली ने मन ही मन व्यंग्य से मुस्कुराया। वो कुछ और कहने ही वाला था कि उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने बात निगल ली। मार्किस ननलोंग ने भी आसमान की ओर देखा और खुशी से बोला, अरे, फेलो डाओइस्ट लॉन्ग आ रहा है।
लगता है हमारी किस्मत वाकई अच्छी है। अब हम सब अपने मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। मैं तो सोच रहा था अगर कुछ लोग गायब रह गए तो फॉर्मेशन तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बाकियों के चेहरे पर भी खुशी आ गई। अगर कोई सदस्य गायब होता और वो खजाना हासिल न कर पाते तो बहुत निराशाजनक होता। लेकिन तभी सफेद कपड़ों वाला बुजुर्ग गंभीर स्वर में बोला, बुरा हुआ। फेलो डाओइस्ट लॉन्ग घायल है और उसका पीछा किया जा रहा है। बाकी सब चौंक कर आसमान की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक हरी और एक लाल रोशनी उस टर्न फेस्ड कल्टीवेटर का पीछा कर रही है। पलक झपकते ही वो उनके पास वाली पहाड़ी तक पहुंच गए। मार्किस नानलोंग का चेहरा गुस्से से भर गया। लगता है वो फ्री कल्टीवेटर लॉन्ग किसी मुसीबत में फंस गया है। दो स्पेल वॉरियर्स उसका पीछा कर रहे हैं। सब लोग चलो निकलते हैं। मार्किस नानलोंग ने जोर से कहा और सुनहरी रोशनी के गोले में बदलकर आसमान में उड़ गया। बाकी सबने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत उसके पीछे उड़ पड़े। पल भर में 8 अलग अलग रंगों की लाइट की लकीरें उन पहाड़ियों के ऊपर से निकलीं और तेजी से उस सख्त चेहरे वाले कल्टीवेटर की तरफ बढ़ीं जिसका नाम लॉन्ग था। वो सफेद लाइट जो उनकी दिशा में आ रही थी उन्हें देखते ही और तेज हो गई। पलक झपकते ही वो उनके सामने आकर रुकी और गायब होकर उस सख्त चेहरे वाले आदमी को दिखाने लगी। उसका चेहरा बहुत पीला था, जैसे उसकी जीवन शक्ति कमजोर पड़ गई हो। आप सबका शुक्रिया, मैं नहीं जानता कैसे धन्यवाद दूं। उस कल्टीवेटर ने झुककर सलाम किया और उसके चिंतित चेहरे की जगह अब कृतज्ञता दिखने लगी। मार्की नानलोंग हवा में तैरते हुए बोला, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम ठीक हो? दो स्पेल वॉरियर्स तुम्हारा पीछा कैसे करने लगे? मुझे याद है कि सिर्फ एक ही तुम्हारे पीछे गया था। वो सख्त चेहरे वाला आदमी हल्का मुस्कुराया और बेबस लहजे में बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन जब मैं आधे दिन तक भागता रहा तो एक और स्पेल वॉरियर भी पीछा करने लगा। मैंने 2 दिन तक उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। अब मेरी जीवन शक्ति लगभग खत्म सी हो गई है। वो बूढ़ी औरत धीरे से बोली, तो यही वजह थी कि फ्री कल्टीवेटर लॉन्ग यहाँ भाग कर आया। फेलो डाओइस्ट नान लॉन्ग और फेलो डाओइस्ट यून को छोड़कर शायद कोई भी दो अर्ली नेसेंट सोल स्टेज के स्पेल वॉरियर्स से बच नहीं सकता था। हनली ने दूर देखते हुए हल्की मुस्कान दी। लेकिन चाहे ये दोनों परस्यूअर्स कितने भी ताकतवर क्यों न हो, ये काफी हिम्मत वाले लगते हैं जो अब तक यहाँ रुके हुए हैं। क्या इन्हें बदले का डर नहीं? और वाकई, जब उन दोनों स्पेल वॉरियर्स ने हान ली और बाकी साथियों को देखा तो वो भागे नहीं, बस दूर से घूरने लगे। उनकी शक्लें सबको साफ दिख रही थीं क्योंकि इतनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल सेंस थी। उनमें से एक की स्किन सुनहरी थी, उसके सिर पर फेदर का ताज था और उसने भूरे रंग का हेम्प्रोब पहन रखा था। दूसरा हरे कपड़ों में था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक सा भाव था। दोनों अर्ली नेसेंट सोल स्टेज के स्पेल वॉरियर्स थे। मार्किस नानलोंग ने ठंडी सांस ली और गुस्से से बोला, तुम दोनों अभी तक गए नहीं? क्या हम तुम्हें जबरदस्ती भगाएं? अगर तुमने सावधानी नहीं रखी तो यहाँ तुम्हारा अंत निश्चित है। वो हेम्प्रोब पहने स्पेल वॉरियर ताने मारते हुए बोला, क्या घमंडी लहजा है तुम्हारा? मान लिया हम तुमसे कमजोर हैं, लेकिन हमें मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। हमें तुम्हारे ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं, बस आधा दिन तुम्हें रोकना है। क्या तुम सच में सोचते हो कि बच निकलोगे? बेहतर होगा कि तुम सब यहीं बैठ जाओ, शायद हम तुम्हारी आत्मा को पुनर्जन्म का मौका दे दें। मार्की नानलोंग हंस पड़ा और उसका शरीर तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। हमें आधे दिन तक रोकने का सोच रहे हो? ये तुमसे नहीं होगा। वो हरे कपड़ों वाला स्पेल वॉरियर शांत चेहरे से बोला, शायद। मुलन प्लेन्स के मालिक होने के नाते अपने मेहमानों का स्वागत तो हमें करना ही चाहिए। मार्की नानलोंग का चेहरा सख्त हो गया। हूँ, लगता है जब तक तुम्हारा अंत नहीं दिखेगा तब तक तुम नहीं मानोगे। ब्रदर यून, चलो हमला करें। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी थोड़ी बेबसी से बोला, मैं तो असल में अपनी मैजिक पावर आने वाले काम के लिए बचाना चाहता था, लेकिन इन दोनों को पीछे से भौंकने नहीं दे सकते। हमला करना ही पड़ेगा। ये कहते ही उसने अपना मुंह खोला और एक सिल्वर डार्मिक व्हील निकाला। वह पहिए जितना बड़ा था और उसकी चमक बहुत तेज थी। धीरे धीरे वह फैलकर लगभग 1 मीटर का हो गया। जैसे ही उन दोनों स्पेल वॉरियर्स ने यह देखा, वो तुरंत पीछे हट गए। उनके शरीरों से रोशनी फूटने लगी और वो सतर्क होकर उस बूढ़े आदमी को देखने लगे। मार्की नानलोंग ने कुछ बोले बिना अपनी आस्तीन झटकी और एक सुनहरी फ्लाइंग सोर्ड बाहर निकाली। हनली और बाकी साथियों ने भी चुपचाप अपनी मैजिक पावर को जगाना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक आसमान के दूर कोने से एक लाल रोशनी चमकी, बिल्कुल उसी दिशा से जहां वे दोनों स्पेल वॉरियर्स थे। जब वह आग जैसी लाइट पास आई तो सबने अपने हमले रोक दिए। वो दोनों स्पेल वॉरियर्स भी समझ गए कि कुछ उनके पीछे से आ रहा है। हेम प्रोब वाला स्पेल वॉरियर शांत भाव से हाथ उठाकर उस आग को बुलाने लगा।
वो लाइट उसके सिर के ऊपर घूमी और फिर उसके हाथ पर उतर आई। वहां पहुंचते ही वह जलने लगी। वो एक साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मन था। क्या? उस स्पेल वॉरियर ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उसकी बात पढ़ी और घबराकर चिल्ला पड़ा। मार्किस नानलोंग और बाकी सब ने साफ देखा कि उसके चेहरे पर हैरानी छा गई है। फिर उसने तुरंत हरे कपड़ों वाले स्पेल वॉरियर की ओर देखा और उसे एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजी। उसके चेहरे का रंग भी बदल गया और वो भी चौंक गया। दोनों ने सब कल्टीवेटर्स की तरफ ध्यान से देखा और आखिर में उनकी नजरें हनली पर जाकर टिक गईं। अब उनके चेहरे पर गंभीरता थी। हानली बाहर से बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर सोच गया, शायद ये उसी बुजुर्ग शख्स से जुड़ा है जिसे मैंने पहले जानलेवा चोट मारी थी और जिसकी नेसेंट सोल भाग निकली थी। क्या ये दोनों उससे जुड़े हैं? जब हानली ये सोच ही रहा था, दोनों स्पेल वॉरियर्स ने उसे गुस्से से देखा, फिर एक दूसरे की ओर झांका और थोड़ी झिझक के बाद उन्होंने आपस में कुछ आवाजें भेजीं। फिर बिना कुछ कहे दोनों तेज रोशनी में बदलकर पीछे की ओर उड़ गए। बाकी सब हैरान रह गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने पीछा न करने का फैसला किया। पलक झपकते ही दोनों स्पेल वॉरियर्स आसमान के पार गायब हो गए। वांग तियांगू रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, फ्री कल्टीवेटर हान, वो दोनों स्पेल वॉरियर्स तुमसे कुछ ज्यादा ही सावधान लग रहे थे। क्या तुम उन्हें जानते हो? उसने ये बात किसी खास इरादे से कही थी या नहीं, कोई नहीं जानता था। हान ली ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। मैं पहली बार मुलान प्लेन्स आया हूँ, मैं उन्हें जानता कैसे हो सकता हूँ? मार्किस नानलोंग ने भौहें चढ़ाईं, मगर फिर चेहरे को सामान्य बना लिया। ठीक है, अब इन स्पेल वॉरियर्स की बात छोड़ो। हमें जल्दी से वो ट्रेजर्स हासिल करने हैं। मूलन प्लेन्स में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। उसने बात को खत्म करते हुए कहा। वांग तियांगू ने मार्की की बात सुनते ही सिर हिला दिया और फिर कोई सवाल नहीं किया। बाकी सब भी भले ही थोड़ा अचंभित थे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि अब जब यह साफ हो गया था कि वो दोनों हान ली से किसी वजह से नाराज हैं, तो सबने सोचा इसमें ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद मार्किस ननलोंग और सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी सबसे आगे बढ़े और पूरी टोली मूलन प्लेन्स को पार करती चली गई। वे मैदान के किनारे किनारे पश्चिम की तरफ चलते गए और एक सूखे राखी से दिखने वाले पहाड़ के सामने पहुंचे। वो पहाड़ मुश्किल से कुछ 100 मीटर ऊंचा था और पूरी तरह बंजर। हन ली और बाकी सब उसे देखकर हैरान रह गए। क्या सच में मास्टर कांकुन की केव रेजिडेंस इतनी साधारण जगह पर थी? यहाँ तो स्पिरिचुअल छी भी बहुत कम थी। अगर मार्की नानलोंग उन्हें यहाँ न लाता, तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही जगह है। ठीक है, हम पहुंच गए। अब फेलो डाविस्ट यून और मैं बाहरी रिस्ट्रिक्शन को खोलेंगे। तुम सब हमारे पीछे ही रहना। मार्की नानलोंग ने चेतावनी दी और सफेद कपड़ों वाले बूढ़े के साथ आगे बढ़ा। जब वो पहाड़ के बीच वाले हिस्से में पहुंचे, तो दोनों ने एक एक छोटी फ्लैग निकाली। दोनों फ्लैग्स लगभग 1 मीटर लंबी थीं। एक हरे रंग की तेज चमक से दमक रही थी और दूसरी पीली थी, जिस पर हल्की हल्की टैलिस्मैन की लिपि चमक रही थी। साफ दिख रहा था कि ये कोई साधारण चीजें नहीं हैं। बाकी सबने सांसें थाम ली और उनके काम को ध्यान से देखने लगे। दोनों ने बिना रुके मंत्र बोलना शुरू किया। दोनों फ्लैग्स एक साथ रोशनी छोड़ने लगीं और धीरे धीरे कांपने लगीं, जैसे उनकी पकड़ से निकलना चाहती हों। जाओ, दोनों ने लगभग एक ही वक्त पर जोर से कहा और फ्लैग्स को छोड़ दिया। झिलमिलाते हुए वो फ्लैग्स जमीन में धंस गईं और गायब हो गईं। कुछ पल तक कोई हलचल नहीं हुई। हन ली और बाकी सबके चेहरों पर शक दिखने लगा। वो बूढ़ी औरत सांस लेकर कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी जमीन कांपने लगी। ज्यादातर लोग इस कंपन में अपने पैरों पर टिक नहीं पाए, लेकिन जो नज़ारा उसके बाद दिखा, उसने हनली को भी हैरान कर दिया। जैसे ही जमीन जोर जोर से कांपने लगी, पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे तक एक पतली दरार फैल गई। उस दरार से सफेद रोशनी चमकने लगी, जैसे कि पूरा पहाड़ बीच से दो हिस्सों में बंट गया हो। हनली और बाकी लोग यह देखकर ठिठक गए। उनकी सांसें ठंडी पड़ गईं और दिल में मार्किस नानलोंग और फ्री कल्टीवेटर यून की ताकत देखकर दहशत सी छा गई। लेकिन चेहरे पर किसी ने कोई हैरानी नहीं दिखाई। सब शांत रहकर यह नज़ारा देखते रहे। पीछे खड़े वांग चान और यन रुयान, जिनकी कल्टीवेशन सबसे कम थी, बिना कुछ बोले वांग तियांगू के पीछे खड़े रहे। हन ली ने ठंडी नजरों से उन दोनों को देखा और फिर ध्यान वापस पहाड़ की तरफ लगाया। लगता था उसे खजाना मिलने से पहले वांग चान को खत्म करने का मौका नहीं मिलेगा। मार्किस ननलोंग और सफेद कपड़े वाले बुजुर्ग ने कुछ देर तक अपने मंत्र पढ़े और फिर पहाड़ पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट गया। बीच में करीब 30 मीटर चौड़ी एक बड़ी दरार बन गई और उसके अंदर पत्थर की सीढ़ियां नजर आईं। चलो, बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की खुशी झलक रही थी।
उसने सबसे आगे बढ़ते हुए रास्ता दिखाया। वहीं मार्किस नानलोंग पीछे रह गया, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए। हान ली के मन में हलचल हुई। लगता था यह सफेद कपड़े वाला बुजुर्ग कोई मामूली इंसान नहीं था, वरना मार्किस नानलोंग जैसे व्यक्ति उसके पीछे पहरेदारी नहीं करते। बाकी सब ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सब चुपचाप अंदर चल पड़े। सीढ़ियां काफी लंबी थीं। दोनों तरफ सफेद पत्थर जड़े हुए थे, जो हल्की चांदनी सी रोशनी दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, ठंड बढ़ती चली गई। कुछ ही देर में वे करीब 300 मीटर नीचे पहुंच गए और उन पत्थरों की सफेद रोशनी अब हल्की हरी दिखने लगी। यह दृश्य काफी भयानक लग रहा था। हान ली ने यह देखते ही माथे पर बल डाला और सामने चल रहे सांवले कल्टीवेटर से थोड़ा पीछे हट गया। अगर कुछ अचानक हुआ तो यह दूरी उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने का समय देगी। हान ली अकेला नहीं था। मार्किस ननलोंग और सफेद कपड़े वाले बुजुर्ग को छोड़कर बाकी सबने भी आपस में करीब 30 मीटर की दूरी बना ली थी। मार्किस ननलोंग और बुजुर्ग यून को यह बात साफ समझ में आ रही थी कि बाकी सब उनसे सतर्क हैं, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और बिना कुछ बोले आगे बढ़ते गए। करीब एक खाने के वक्त जितना समय बीतने के बाद वे सब एक बड़ी रहस्यमयी हॉल में पहुंचे। वह हॉल इस वजह से रहस्यमयी लग रहा था क्योंकि ऐसा लगता था जैसे पूरा हॉल किसी एक बड़े जेड पत्थर को खोखला करके बनाया गया हो। उसके नीले पारदर्शी पत्थर चमक रहे थे और देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अब जब सब उस 100 मीटर चौड़े हॉल के अंदर खड़े थे, उनके चेहरों पर हैरानी साफ थी। सबको पता था कि यह असली जेड नहीं हो सकता, लेकिन जब उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से दीवारों को जांचा, तो वे तुरंत बाहर धकेल दिए गए। कोई भी स्पिरिचुअल सेंस उन दीवारों के पार नहीं जा पा रही थी। हन ली को यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से हॉल के बाकी हिस्से भी जांचे, लेकिन सब जगह वही नतीजा मिला। वह थोड़ा चिंतित हुआ और बाकी कल्टीवेटर्स की ओर देखा। वांग तियांगू और बाकी के चेहरे पर भी हल्की परेशानी झलक रही थी। लगता था उन्हें भी यह बात भारी लग रही थी। क्या यही वह जगह थी जहां वंडरस सोल रिस्ट्रिक्शन मौजूद थी? मार्किस नानलोंग झूठ नहीं बोल रहा था। हान ली के मन में यही विचार चल रहा था कि अचानक पूरा हॉल जोर जोर से हिलने लगा और पीछे से तेज धमाकों की आवाजें आने लगीं। वह बुजुर्ग और बाकी सब घबराकर पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं और उनकी जगह नीली चमकदार दीवारें बन चुकी थीं। कुछ ही पलों में पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सांवले कल्टीवेटर ने सख्त लहजे में कहा, फ्री कल्टीवेटर नानलोंग, इसका मतलब क्या है? बाकी कल्टीवेटर्स भी सतर्क होकर मार्की नानलोंग और सफेद कपड़े वाले बुजुर्ग को देखने लगे। सबकी नजरें एक दूसरे पर घूम रही थीं। मार्की नानलोंग जरा भी परेशान नहीं हुआ और शांत स्वर में बोला, चिंता मत करो फ्री कल्टीवेटर्स, बाहर के रिस्ट्रिक्शंस दोबारा सक्रिय हो गए हैं, जिससे पहाड़ फिर से बंद हो गया। पिछली बार जब हम आए थे तब भी यही हुआ था। हमें बस 3 दिन इंतजार करना होगा। जब रिस्ट्रिक्शंस की ताकत कमजोर हो जाएगी तब हम आसानी से बाहर निकल सकेंगे। हम यहाँ फंसे नहीं हैं। और ऊपर से बाहर के रिस्ट्रिक्शंस के बंद होने के बाद अब हमें स्पेल वॉरियर से डरने की जरूरत नहीं। बाकी लोगों को उसकी बात पर थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन चेहरों पर राहत दिखी। जब मार्किस नानलोंग और वह बुजुर्ग उनके साथ मौजूद थे तो उन्हें किसी चाल या धोखे का डर नहीं था। सांवले कल्टीवेटर ने झुककर कहा, तो बात ऐसी थी, लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी। फ्री कल्टीवेटर नानलोंग मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, चलो अब रेस्ट्रिक्शन तोड़ने की कोशिश करते हैं। पिछली बार मैं और फ्री कल्टीवेटर यून यहाँ असफल होकर लौटे थे। यह वॉन्डरस सोल फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। बुजुर्ग औरत के झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान आई और बोली, क्या यह फॉर्मेशन सच में इतनी मुश्किल है? मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो कई रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स को तोड़ने में माहिर है। शायद हम थोड़ा समय बचा सकें और इसे इस्तेमाल करके रेस्ट्रिक्शन तोड़ लें। सफेद कपड़े वाले बुजुर्ग के चेहरे पर खुशी की झलक आई और उसने तुरंत कहा, अरे, अगर लेडी टाई के पास ऐसा खजाना है तो कृपया इसे आजमाएं। हमारी स्पिरिचुअल सेंस वाली तकनीक से यह रिस्ट्रिक्शन टूटेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। मार्की ननलोंग के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगी। बिल्कुल सही कहा, फ्री कल्टीवेटर ताई, आप आगे बढ़िए। वह औरत हल्के से हंसी और उसकी फीकी आंखों में अचानक चमक आ गई। चूंकि आप दोनों ने मंजूरी दे दी है तो मैं सीधी बात कहती हूँ। अगर मैं सच में इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने में सफल हो गई तो क्या मुझे भी आप दोनों के साथ पहले खजाना चुनने का हक मिलेगा? बाकी कल्टीवेटर्स के चेहरों पर थोड़ी असहमति झलकने लगी। मार्किस नानलोंग थोड़ा हैरान हुआ, फिर सफेद कपड़े वाले बुजुर्ग की तरफ देखा और फिर बाकी सबकी तरफ मुड़कर बोला, लेडी ताई ही नहीं, अगर कोई और भी रेस्ट्रिक्शन तोड़ने में सफल हुआ तो उसे हमारे बाद खजाना चुनने की पहली बारी मिलेगी। सबको मंजूर है? हन ली और वांग तियंगू ने इस बात पर कोई फर्क नहीं दिखाया,
लेकिन सांवला आदमी और गंभीर चेहरे वाला कल्टीवेटर थोड़े नाखुश दिखे। फिर भी किसी ने विरोध नहीं किया। मार्किस ननलोंग मुस्कुराया और बोला, ठीक है, किसी को आपत्ति नहीं, लेडी ताई, आप शुरू कीजिए। तो मैं कोशिश करती हूँ। बुजुर्ग औरत ने अंदर ही अंदर खुशी महसूस की। उसे अपने खजाने पर पूरा भरोसा था। जब तक यह कोई इल्यूजन फॉर्मेशन नहीं हुई, सफलता की संभावना काफी थी, वरना वह बाकी सबको नाराज करने का जोखिम नहीं लेती। उसने अपनी बाह झटका और अपनी आस्तीन से एक चीज निकाली, जो लंबाई में कुछ इंच की थी, आगे से पतली और पीछे से मोटी, बिल्कुल एक कांटे जैसी। बुजुर्ग औरत ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और उस चीज पर चमकदार रोशनी की फुहार फेंकी। कुछ ही देर में वह वस्तु लाल रोशनी से चमकने लगी और उससे निकलती गर्मी पूरे हॉल में फैल गई। मार्किस नानलोंग और सफेद कपड़े वाला बुजुर्ग दोनों अनुभवी थे। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह वस्तु साधारण नहीं है। दोनों स्वाभाविक रूप से कुछ कदम पीछे हट गए और उस औरत की दिशा में सावधानी से देखने लगे। वांग चान और यान रूयान ने जब उस गर्मी की लहर को महसूस किया तो उनके चेहरे डर से बदल गए। उन्होंने तुरंत अपने चारों ओर लाल एनर्जी बैरियर बना लिया, क्योंकि उनके लेट कोर फॉर्मेशन होने के बावजूद वे इतनी गर्मी नहीं सह पा रहे थे। सफेद रोशनी की एक झिलमिल के साथ वह कांटा जैसी चीज चरमराने लगी। हन ली और बाकी सबकी नजर उसी पर टिक गई। उन्होंने देखा कि उस स्पाइक की आग के बीच हल्की सफेद बिजली चमक रही थी। यह एक एंशंट ट्रेजर था, जिसमें लाइटनिंग और फायर दोनों एट्रीब्यूट्स थे। बाकी सब कल्टीवेटर्स ने उस औरत को मिश्रित भावनाओं से देखा, लेकिन वह औरत बेपरवाह रही। उसने नीली दीवार की तरफ गहराई से देखा, फिर अपनी कलाई झटकी और उस लाइटनिंग फायर स्पाइक को दीवार में धकेल दिया। तुरंत तेज लाल रोशनी फैली और हॉल में भारी धमाके गूंजे। वह स्पाइक उसके सिर के ऊपर घूमने लगा और धीरे धीरे इतनी तेजी से घूमने लगा कि एक धुंधली रोशनी बन गई। वह लाल सफेद धुंध सी चीज पूरे हॉल में घूमने लगी, इतनी तेज कि नजर मुश्किल से उसका पीछा कर पा रही थी। सबके चेहरे पर हैरानी थी। हनली के लिए यह नज़ारा चौंकाने वाला था। यह पहली बार था जब उसने इतनी तेज एंशिएंट ट्रेजर देखी थी। यहाँ तक कि नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स के लिए भी इससे बचना मुश्किल था। अगर उसे कभी ऐसी चीज के खिलाफ लड़ना पड़ा तो शायद थंडरस्टॉर्म विंग्स के अलावा उसके पास कोई तरीका नहीं होगा। बूढ़ी औरत ने हवा में घूम रही हल्की रोशनी की धुंधली लकीर की तरफ इशारा किया और जोर से बोली, जाओ। अचानक लाल और सफेद रोशनी चमकी और लाइटनिंग फायर स्पाइक ने जोरदार ताकत से उस नीली क्रिस्टल दीवार पर प्रहार किया जो उसके सामने थी। एक भारी धमाके की आवाज के साथ बिजली और आग फटी और दीवार के उस हिस्से को पूरी तरह ढक लिया। इतनी तेज रोशनी फैली कि पल भर के लिए सबकी आंखें चूंधिया गईं। हान ली की आंखें सिकुड़ गईं। भले ही उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन स्पाइक से निकल रही स्पिरिचुअल छी की तरंगें बहुत ताकतवर थीं। उसे अब समझ में आ गया कि लेडी ताई को अपने हथियार पर इतना भरोसा क्यों था। हन ली ने सोचा, लेकिन अगर यह वंडरस सोल रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ है तो ये ताकत काफी नहीं होगी। उसका विचार पूरा भी नहीं हुआ था कि तब तक बिजली और आग की चमक गायब हो चुकी थी। अब स्पाइक दीवार से कुछ इंच दूर हवा में तैर रहा था, लेकिन दीवार बिल्कुल वैसे की वैसे खड़ी थी, बिना किसी नुकसान के। मार्किस नानलोंग के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन वह हल्का हंसते हुए बोला, इस जादुई खजाने की ताकत वाकई जबरदस्त है, लेकिन फिर भी यह वंडरस सोल रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। तुम्हारे इस प्रयास के लिए धन्यवाद, फ्री कल्टीवेटर ताई। क्या कोई और फ्री कल्टीवेटर इसे तोड़ने की कोशिश करना चाहता है? बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, मैंने कब कहा कि मैंने अपने खजाने की असली ताकत दिखाई है? वो तो बस एक शुरुआती कोशिश थी। लगता है बिना पूरी ताकत लगाए यह नहीं टूटेगा। मार्किस ननलोंग की आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से बोला, अरे वाह! अगर फ्री कल्टीवेटर ताई अभी भी कोशिश जारी रखना चाहती है तो जरूर करो, हमें कोई ऐतराज नहीं। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने लगी। तभी हवा में तैर रहा लाइटनिंग फायर स्पाइक वापस उसके सिर के ऊपर आ गया। उसने मंत्र पढ़ते हुए स्पाइक को तेजी से घुमाना शुरू किया। उसकी रफ्तार इतनी बढ़ने लगी कि बिजली और आग आपस में मिलने लगे और एक अजीब सी गूंज हवा में गूंजने लगी। बाकी सब लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि लाइटनिंग फायर स्पाइक ने बिजली और आग को पूरी तरह मिला लिया है। अब उसके चारों ओर लाल रंग की बिजली की चमक लगातार कौंधने लगी। ये देखकर हान ली का मन हिल गया। उसे किसी पुरानी याद या ज्ञान से एक हल्का सा संबंध महसूस हुआ और वह गहरी सोच में डूब गया। बाकी लोग भी उस हथियार को देखकर हैरान थे और अब सबके मन में उस स्पाइक के लिए एक नई इज्जत पैदा हो गई थी।
बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, टूट जा। हवा चीरने की तेज आवाज आई और लाइटनिंग फायर स्पाइक, जो अब लाल बिजली से चमक रहा था, नजर से ओझल होकर सीधा क्रिस्टल दीवार में जा टकराया। इस बार कोई धमाका नहीं हुआ, ना ही बिजली या आग का विस्फोट। बस एक हल्की पॉप की आवाज हुई और स्पाइक ने अपनी तेज रफ्तार और लाल बिजली की ताकत से दीवार में जगह बना ली। वह दीवार के अंदर घुसता चला गया। हालांकि अब उसकी रफ्तार धीमी हो चुकी थी, लेकिन बूढ़ी औरत के मंत्रों की ताकत से स्पाइक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अपनी पूरी शक्ति से दीवार को चीरने लगा। थोड़ी देर बाद सफेद कपड़े वाला बूढ़ा शख्स और मार्किस नानलोंग दोनों के चेहरों पर खुशी झलकने लगी। वांग तियांगू और बाकी लोग भी बड़ी उत्सुकता और घबराहट से देख रहे थे। शायद आधे लोग चाहते थे कि बूढ़ी औरत कामयाब हो जाए और बाकी चाहते थे कि वह असफल हो। हान ली ने मन ही मन हल्की सी हंसी ली और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। बाकी किसी ने हन ली के चेहरे का यह बदलाव नहीं देखा, सिवाय यन रुयान के, जिसने अनजाने में उसकी तरफ देखा था। वह कुछ पलों के लिए चौंक गई और फिर उलझन में उसकी ओर देखने लगी। तभी लाइटनिंग फायर स्पाइक लगभग 1 फुट दीवार के अंदर गया ही था कि अचानक मुसीबत आ गई। जो क्रिस्टल दीवार अब तक शांत थी, वह नीली रोशनी से जगमगा उठी। दीवार के अंदर से सफेद जलती हुई रोशनी के अनगिनत धागे निकले और उन्होंने स्पाइक को कसकर जकड़ लिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। लाइटनिंग फायर स्पाइक वहीं फट गया और तेज रोशनी के बाद सब कुछ शांत हो गया। दीवार फिर से पहले जैसी हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बूढ़ी औरत का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और फिर गुस्से और डर से भर गया। वह लाइटनिंग फायर स्पाइक उसका एक प्राचीन खजाना था, जिसे पाने में उसने बहुत मेहनत और समय लगाया था। उसे यूं पल भर में नष्ट होते देख उसका दिल जल उठा। उसके पेट में एक जलन उठी, जैसे वह खून उगल देगी। बाकी सब लोग हैरान रह गए, कोई कुछ कह नहीं पाया। यान रुयान ने फिर से हान ली की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर गहरी सोच झलक रही थी। लेकिन बूढ़ी औरत वाकई एक मजबूत इंसान थी। थोड़ी देर में उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से और बेचैनी को काबू में कर लिया। वह दूसरों की तरफ देखकर कड़वी हंसी के साथ बोली, लगता है मैंने खुद को मूर्ख बना लिया। ये वॉन्डरस सोल रिस्ट्रिक्शन सच में अपनी पहचान पर खरी उतरती है। यह वाकई शीर्ष 10 प्राचीन फॉर्मेशंस में से एक है। मेरे पास इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन तुम सब फ्री कल्टीवेटर्स तो बहुत ताकतवर हो, शायद तुम में से कोई इसे तोड़ पाए। यह कहते ही वह पीछे हट गई, मानो हार मान चुकी हो। मार्किस नैनलोंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, दुर्भाग्य की बात है कि फ्री कल्टीवेटर ताई की मेहनत बेकार गई। क्या कोई और फ्री कल्टीवेटर इसे आजमाना चाहता है? उसने खास तौर पर वांग त्यांगू की तरफ देखा, जो फॉर्मेशन आर्ट्स का एक नामी मास्टर था। लेकिन अभी अभी सबने उस बूढ़ी औरत का खजाना टूटते देखा था। अब किसी में कोशिश करने की हिम्मत नहीं थी। कौन अपनी कीमती ट्रेजर्स को यूं जोखिम में डालता? वांग तियांगू चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसे एंशियंट स्पेल फॉर्मेशंस की कुछ जानकारी तो थी, लेकिन उसने कभी उन 10 महान एंशियंट रिस्ट्रिक्शंस में से किसी का सामना नहीं किया था, इसलिए वह भी सामने आकर मूर्ख नहीं बनना चाहता था। तभी हान ली, जो अब तक खामोश खड़ा था, अचानक बोला, अगर मेरी योग्यता मामूली भी है तो भी मैं एक कोशिश करना चाहूंगा, क्या कहते हो? उसने यह बात बहुत हल्के शांत अंदाज में कही। बाकी सब लोग हैरान रह गए। मार्किस ननलोंग तो खास तौर पर चौंका, लेकिन फिर बोला, बिल्कुल, आगे बढ़ो फ्री कल्टीवेटर हान। हान ली तुरंत कुछ कदम आगे बढ़ा और दीवार के उस हिस्से के सामने जा खड़ा हुआ जहां अब तक किसी ने कोशिश नहीं की थी। वांग चान ने जब यह देखा तो उसके चेहरे पर ताना मारती मुस्कान उभर आई। वह यन रुयान की तरफ मुड़ा और कुछ साउंड ट्रांसमिशंस भेजे, लेकिन उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वांग तियांगू बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से बेहद हैरान था कि आखिर हान ली को कैसे लगा कि वह इस फॉर्मेशन को तोड़ पाएगा। हन ली दीवार के सामने खड़ा रहा, लेकिन तुरंत कुछ नहीं किया। उसने धीरे से हाथ उठाया, उंगली आगे बढ़ाई और अपने शरीर में स्पिरिचुअल पावर प्रवाहित की। फिर उसकी उंगली से नीली रोशनी की एक पतली लकीर निकली, जो कुछ इंच लंबी थी। उसने उस नीली रोशनी को दीवार पर चलाया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। हान ली ने हार नहीं मानी। उसने अपना हाथ नीली स्पिरिट छी की परत से ढक लिया और अपनी पांचों उंगलियां फैलाकर दीवार पर रख दी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। बाकी सब लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। किसी को पता नहीं था कि हान ली की आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। वह दीवार के अंदर गहराई तक झांक रहा था, जैसे वह उसकी आत्मा तक देखने की कोशिश कर रहा हो। लगभग 15 मिनट तक सब चुप रहे। किसी ने कोई अधीरता नहीं दिखाई। फिर हान ली ने एक लंबी सांस ली।
और उसकी आंखों की नीली चमक गायब हो गई। उसने बिना हिचकिचाए अपना हाथ स्टोरेज पाउच की तरफ बढ़ाया और वहां से 10 से ज्यादा रंग बिरंगे फॉर्मेशन फ्लैग्स निकाले। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा शख्स पहले तो चौंका, फिर उत्साहित होकर बोला, अरे, तो फ्री कल्टीवेटर हान भी फॉर्मेशन आर्ट्स में निपुण है। क्या तुम फॉर्मेशन से फॉर्मेशन तोड़ने की सोच रहे हो? क्या तुम वंडरस सोल रिस्ट्रिक्शन के रहस्यों को जानते हो? हान ली ने शांति से जवाब दिया, कौन सा रहस्य? मैं तो बस कुछ पुराने फॉर्मेशंस की पढ़ाई की है जो इसी तरह के हैं। बस एक कोशिश करना चाहता हूँ। फिर उसने उन फ्लैग्स पर नीली छीं फूंकी, जिससे वे चमक उठे। हान ली के इशारे पर वे फ्लैग्स उसके हाथ से उड़कर दीवार की तरफ मुड़ गए और हवा में जाकर बिल्कुल स्थिर होकर तैरने लगे।